गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 6 सितंबर और आज प्रेप पॉइंटर्स में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं वो बात करेंगे। सबसे पहले चाइना और अफ्रीकन लीडर्स के बीच में एनुअली एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। उसके अलावा इंडिया से हम लोग फिर आएंगे, पॉलिटी वाले सेक्शन से करने वाले हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये कमेटी सबसे पुरानी कमेटी है, इस कमेटी का क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सी रही सेबीज वगैरह के रिगार्डिंग और इंडिया में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके रिगार्डिंग, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके अलावा अंटार्कटिका के अंदर अभी एक मिशन गया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही एक यूनिक टाइप की एक जो व्हेल है उसको आइडेंटिफाई किया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा प्लास्टिक पोल्यूशन रैंकिंग में अभी रिलीज हुई है और इंडिया नंबर 1 पे आया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा एक नया फंड एग्रीशोर चलाया गया है, ये क्या है, कैसे काम करेगा और रूरल इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक नए तरह का स्पाइडर जो है वो फाइंड आउट किया गया है आसाम के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम होता है डेसिपियंस। और नॉर्थ ईस्ट से ही एक न्यूज़ आती है इंटरनल सिक्योरिटी से, NSCN यानी कि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है नागालैंड के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के 7 टॉपिक्स ये रहेंगे। इसमें कोई बोलने वाली ज़रूरत नहीं है कि चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज़ को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिया हुआ है। चाइना अफ्रीकन कंट्रीज़ का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना की अफ्रीका की मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी हैं। तो बहुत गहरे रिलेशन है बेसिकली। अमेरिका और इंडिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जब ये सोच रहे थे चाइना अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, तब तक चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका था। तो वो जो डार्क हॉर्स है अफ्रीका, जिसे ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब देखिए, ब्लैक कॉन्टिनेंट इसलिए से नहीं कहते रेशियल नहीं, ब्लैक कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि अफ्रीका का जो है वो पोटेंशियल कितना है। ब्लैक कॉन्टिनेंट इसको इसलिए कहते हैं कि अफ्रीका एक ब्लैंक स्लेट है, जिसके अंदर डेवलपमेंट करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पोटेंशियल को अभी तक पूरी तरह से नहीं एक्सप्लॉइट किया गया है, क्योंकि मिनरल रिसोर्स बहुत सारे हैं अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका में सिर्फ दिक्कत यही है कि एक तो वहाँ पे एथनिक क्राइसिस होते हैं और पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए उसको ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है, बिकॉज उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एनीवेज, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ब्लैक कॉन्टिनेंट बोला था अफ्रीका को, तो स्टूडेंट कह रहे थे सर ये तो रेशियल कमेंट हो गया, ऑल दैट। नहीं नहीं, ये एक ऑफिशियल टर्म है एक्चुअली। ब्लैक कॉन्टिनेंट उसको दूसरे टर्म में कहा जाता है। एनीवेज, तो ये हर साल बीजिंग के अंदर एक मीटिंग होती है, जिसे कहते हैं चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, इसे फोकस के नाम से भी जाना जाता है। और 51 बिलियन डॉलर या 360 बिलियन यानी कि अगर बात करें, चाइना ने कहा है कि अगले कुछ सालों में वो अफ्रीका के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। 30 बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना वहाँ पे चलाने वाला है, इसे बीजिंग डिक्लेरेशन भी कहते हैं और बीजिंग एक्शन प्लान फॉर द 25-27 भी कहते हैं इसको। तो बेसिकली ऑलरेडी चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी वो यहाँ पे 50 बिलियन डॉलर से प्लस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और करने वाला है। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि चाइना के लोन को लेके होती है और अफ्रीकन कंट्रीज भी इसको फेस कर रही हैं, वो है लोन। अभी क्या हुआ, कीनिया के अंदर लार्ज स्केल वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, और वो इसीलिए हुए क्योंकि कीनिया की सरकार वहाँ पे टैक्स को इंक्रीज करना चाहती थी लोगों के ऊपर, लेकिन लोग सड़क पे आ गए। और ये टैक्स इंक्रीज करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जो कीनिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन लिया हुआ है, इंक्लूडिंग चाइना, एक्चुअली मोस्टली लोन चाइना से ही है, वो उनको वापस करना है, और उसकी वजह से वहाँ पे दिक्कतें हो गई। तो कई अफ्रीकन कंट्री ऐसी हैं जो धीरे धीरे ये जो चाइना का डेट ट्रैप है ना, इसको फील करना शुरू कर दिया है। तो चाइना ने उनको शांत करने के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग पोस्टपोनमेंट कर देंगे, जो लोन की आपको रीपेमेंट करनी है उसको 2-3 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो टेंशन मत लो, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको एक्सप्लॉइट करेंगे पूरी तरह से, हमारी कंपनीज आकर उनको एक्वायर करेंगी, आपको सिर्फ क्या करना है, हमें परमिशन देना है। जो वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं वो आपकी सड़कों तक रहें, हमारे तक ना पहुँचे, और इसलिए हम उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। जैसे अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स की बात करो, जैसे कोबाल्ट वगैरह की बात करते हैं, तो पूरी तरह से चाइना ने एक्वायर कर लिया है अफ्रीकन माइंस को, और ये जो कोबाल्ट वगैरह है ये भाई पूरी दुनिया के लिए बहुत क्रिटिकल है, डिजिटल इकोनॉमी के लिए। तो वो चाइना का वहाँ पे चल रहा है। रिसेंटली जिम्बाब्वे के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हुए। जिम्बाब्वे के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका ने जिम्बाब्वे के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन चाइना ने जिम्बाब्वे को सपोर्ट किया है, क्योंकि चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे डेमोक्रेसी है कि नहीं है। इवन चाइना के लिए तो अच्छा है कि वहाँ पे डिक्टेटर्स होते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर खुद डिक्टेटरशिप है। तो एक एक लीडर से डील करना ज़्यादा आसान होता है डिक्टेटरशिप में। आप अगर वहाँ पे
अगर डेमोक्रेसी है ना, तो फिर आपको मल्टीपल पावर सोर्स से डील करना पड़ता है, जो कि दिक्कत हो जाती है। चाइना इसको कभी पसंद नहीं करता, इवन रशिया भी इसको पसंद नहीं करता है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल दिया हुआ है। और 2000 के अंदर ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो शुरू हुई थी। उसके बाद हर 2 साल में 3 साल में ये जो है मीटिंग की जाती है। 53 अफ्रीकन नेशंस जो है इसका पार्ट है, एक्सेप्ट वन जिसका नाम है एस्टविटीनी। एस्टवटीनी इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि एस्टवटीनी जो है वो ताइवान को सपोर्ट कर। अच्छा, यहां से भी सवाल आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलोज वन चाइना पॉलिसी। उसमें तो क्या देगा ऑप्शन, वो इंडिया, अमेरिका, जापान और एस्वतीनी। इंडिया, अमेरिका, जापान वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं लीगली, लेकिन एस्टविनी नहीं करता, अपने ध्यान रखना है। तो ये इसका पार्ट नहीं है ऑब्वियसली। उसके अलावा जो अफ्रीकन यूनियन कमीशन है वो भी इसका पार्ट है। और आपको मैंने जैसे बता ही दिया, चाइना का जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ये उसका पार्ट है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। पब्लिक अकाउंट कमेटी, 2 दिन पहले भी हम लोगों ने कमेटीज के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात की थी। ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है हमारी पार्लियामेंट में, ये परमानेंट कमेटीज होती हैं। इस समय इंडिया में 24 डिपार्टमेंट कमेटीज हैं। उसके अलावा एक हमारे यहाँ पे कमेटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं एड हॉक कमेटीज कहती हैं। ये कमेटीज टेम्परेरी बेसिस के लिए बनाई जाती हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। एक कमेटी हमारे पास होती है, जैसे यहाँ पे है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये कमेटी भी परमानेंट है। 1921 में सबसे पहले ये कमेटी बनाई गई थी। आपको अगर हिस्ट्री थोड़ा बहुत याद हो तो 1919 के अंदर मोंटेंग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसके तहत इस कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सबसे पुरानी पार्लियामेंटरी कमेटी है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे वो पूछ लेगा ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, या फिर आपसे सिंपली पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी। ऐसे सवाल सिंपल सी प्रीलिम्स में आ सकते हैं। दिखने में थोड़े टफ लगेंगे, फैक्ट बेस्ड लगेंगे, लेकिन अगर आप करंट अफेयर टाइम टू टाइम पढ़ रहे हो तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये उस समय पे बनाई गई थी, बहुत पुरानी है। बेसिकली इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज ये होता है कि जो सरकार की इनकम होती है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है भाई, उसको ऑडिट करना है। ठीक है, कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया। ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जब ये बजट में सरकार से पैसा मांगती हैं, जब ये डिमांड करती हैं ग्रांट की, बजट में इनको ग्रांट मिलता है, किस डिपार्टमेंट को कितना ग्रांट मिला, वो ग्रांट कहां यूज हुआ, ये सब ऑडिट करने का काम ये पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी करती है। जो हमारा रूल है 308 उसके तहत ये बनाई जाती है। इस पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के अंदर टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा में होते हैं 7 राज्यसभा से होते हैं। जो हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब होते हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर नहीं हो सकते, नॉन मिनिस्टर इसके मेंबर होंगे। और इस समय जो कांग्रेस के लीडर जो है वो इसके चेयरपर्सन रहने वाले हैं यहाँ के, तो काफ़ी कुछ हंगामा यहाँ पे होने वाला है, बताऊंगा आपको क्या वहाँ पूरा हंगामा है। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि व्हाट इज द बेसिक पर्पस इज टू ऑडिट द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट विद इन द स्कोप ऑफ द डिमांड। मतलब ये कहता है कि भाई जितनी डिमांड आपने करी थी, राइट, उससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। पहली बात तो ये, जिस पर्पस के लिए आपने डिमांड की थी उसी पर्पस के लिए पैसे आपको खर्च करना है। जैसे मान लो रेलवे ने डिमांड करी है कि हमें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे नई रेलवे लाइन बिछानी है, पैसा उनको मिल गया, दैट वाज द पर्पस। लेकिन जब पैसा मिला तो उन्होंने क्या कहा, अरे रेलवे लाइन हम नहीं बिछाएंगे क्योंकि लैंड एक्विजिशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग नई जो है रेलगाड़ियां बना देते हैं। नहीं, आपने रेल की पटरी बिछाने के लिए पैसा लिया है, वहीं पे खर्च होना चाहिए। तो कोई नई सर्विस आप ऐड नहीं कर सकते, आप वही सर्विस पे पैसा खर्च कर सकते हो जिसकी आपने डिमांड की थी। ये सब कौन चेक करता है? पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी चेक करती है। तो पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी का एक्चुअली रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रूटिनी करती है गवर्नमेंट के इनकम को, एक्सपेंडिचर को, डिपार्टमेंट्स को स्क्रूटिनी करती है ना, मिनिस्ट्रीज को स्क्रूटिनी करती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पावर बहुत ज्यादा है। ये उनको स्क्रूटिनी करती है, उनको ऑब्जर्व करती है, एनालिसिस करती है और फिर बाद में एक रिपोर्ट पेश करती है। ठीक है, कि भाई ये जो फंड वगैरह है वो प्रॉपर खर्च हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसकी जो रिपोर्ट है या जो इसकी रिकमेंडेशन होती है वो मैंडेटरी नहीं होती, वो सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर होती है। सरकार को जो वो रिकमेंडेशन जाती हैं, सरकार की मर्जी है उनको माने या ना माने। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जनता के सामने तो रिपोर्ट आती ही है।
जनता के सामने सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि ये डिमांड हुई थी, यहाँ पे पैसा खर्च हुआ, यहाँ पे पैसा खर्च नहीं हुआ। उस हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने का काम तो ये लोग करते हैं। अब पर हाँ, वो ठीक अलग बात है कि एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है, वो इसकी एक लिमिटेशन में आराम से लिख सकते हो। ये टॉपिक मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप कर सकते हो आराम से, और प्रीलिम्स के हिसाब से तो ऑब्वियसली है ही। चलिए, हाँ, वो क्यों है न्यूज़ में वो आपको मैं बताता हूँ, वो भूल गया, दिमाग से निकल गया। तो बेसिकली बात ये है कि अभी जो सेबी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। सेबी की चेयरपर्सन थी मैडम जी, वो अभी एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उनका कहना था कि ये मैडम एक स्टेक होल्डर हैं किसी दूर दराज की कंपनी में, ऑफशोर कंपनी में, जिसके अंदर अडानी ग्रुप का भी शेयर है। तो इनका कहना है कि ये एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो सेबी की ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा कि आप अडानी ग्रुप की छानबीन करिए, उस समय पे भी कुछ इन्वेस्टिगेशन के अंदर दिक्कतें आई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व भी किया। तो ये जो कमेटी है वो क्या करने वाली है, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी। पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी उन सभी रेगुलेटरी बॉडीज की स्क्रूटनी करेगी जो कि स्टैट्यूटरी इन नेचर है, मतलब जो कानून के द्वारा बनाए गए हैं। और आपको पता है कि सेबी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, 1992 के अंदर बनाया गया था, तो इसकी भी वो कार्रवाई करेगी। उसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, इंडिया में 10 से ज़्यादा, 10 के लगभग जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं वो अडानी ग्रुप हैंडल करता है, मैनेज करता है। 25% के आसपास जो इंडिया में टोटल वॉल्यूम है एयरपोर्ट्स पे, वो अडानी ग्रुप मैनेज करता है। और जिसकी मैनेजमेंट को लेकर कभी कभी क्वेश्चंस भी उठते रहते हैं, उसको भी ये जो है पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी देखने वाली है। तो उस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में था। चलिए आगे बढ़ें। आर्नोज बीक्ड वीक, ये थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको शायद समझ में आएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना साइड में, ये एक एक्चुअली वेल है, दिखती डॉल्फिन जैसी है लेकिन है वेल। और इसमें मजेदार बात यह है कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि एक तो ये अंटार्कटिका रीजन में रहती है। 2008 से लेके 2018 तक 12 से 15 बार जो मिशन है, सर्च मिशन, वो अंटार्कटिका में चले गए, लेकिन किसी ने इसको फाइंड आउट नहीं किया। अब फाइनली जाके इसकी 2-3 जो वेल्स थी उनको पिक्चर क्लिक की गई है। तो बहुत इल्यूजिव है, डीप वाटर्स में रहती है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट लोगों ने कभी कभी इसको देखा है, कुछ लोग प्राइवेट जाते हैं या टूरिज्म पर्पज के लिए जाते हैं कभी कभी, लेकिन लार्ज स्केल पे इसको नहीं देखा गया। तो इसका नाम है ऑर्नो बीक्ड वेल, आपको याद रखनी है, दिखती डॉल्फिन जैसी है। नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है, अंटार्कटिका के आसपास जो ठंडा पानी है वहाँ पे पाई जाती है। ग्रे कलर, ब्राउन कलर का थोड़ा सा नज़र आती है। 9.75 मीटर तक की इसकी लेंथ हो सकती है, और इसकी जो बीक है वो बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से इसका नाम जो है वो पड़ा भी हुआ है। तो इसी वजह से डॉल्फिन जैसी भी लगती है। ये इल्यूजिव होती है, इंसानों से बहुत दूर रहती है, जैसे ही वाटर के अंदर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है तो ये बहुत डीप वाटर्स में जा सकती है, उस वजह से नज़र भी नहीं आती है। पानी के अंदर 1 घंटे तक रह सकती है तो ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको बेसिकली। और इसके लिए क्योंकि बहुत कम इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसलिए कंजर्वेशन स्टेटस भी इसका कोई नहीं है। तो IUCN का कोई भी स्टेटस अभी इसको नहीं दिया गया है। ठीक है जी, चलो प्लास्टिक पोल्यूशन रैंकिंग। तो अब मुझे नहीं पता, ये खुशी की बात तो ऑब्वियसली नहीं है, इंडिया ने टॉप किया है भैया प्लास्टिक पोल्यूशन में। ठीक है, 9.3 मिलियन टन हम लोग एनुअली प्रोड्यूस करते हैं प्लास्टिक को। और मज़े की बात यह है कि ये जो डेटा है ये बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है। क्यों? क्योंकि हम ऑफिशियली जो हमारा डेटा है ना सरकार का, वो सिर्फ अर्बन एरिया में प्लास्टिक को कैप्चर करता है, रूरल एरिया में प्लास्टिक एक्चुअली वेस्ट को काउंट ही नहीं करता। तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये 9.3 नहीं है, ये 19.3 मिलियन होगा कम से कम। तो बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया डेटा को इंडिया में। तो नंबर 1 पे आ गए हैं भैया हम लोग। और दुनिया की कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूट करती हैं। नाइजीरिया, इंडोनेशिया दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, चाइना यहाँ पे चौथे नंबर पे हैं। कुछ साल पहले, 10 साल पहले चाइना नंबर 1 हुआ करता था। पिछले 10 साल में चाइना ने प्लास्टिक पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अपनी कंट्री में, और उस वजह से उसकी रैंकिंग भी इंप्रूव हुई है। इवन ये कहा जा रहा है कि चाइना में ये जो चौथे नंबर पे लाए हैं ना चाइना को, ये बहुत ओवर एस्टिमेट किया गया है चाइना में, क्योंकि जनरेशन प्लास्टिक की होती ज़रूर है लेकिन वहाँ पे रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि चाइना में यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा रिसाइकलिंग शायद प्लास्टिक की होती होगी। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि जनरेशन तो हो रहा है लेकिन उसका रिसाइकलिंग भी नहीं हो रहा है। दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पे ख़राब हो रही हैं। हालांकि कुछ हाई इनकम कंट्रीज जैसे कनाडा,
और अमेरिका वगैरह, ये भी काफ़ी प्लास्टिक जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग 100% उसकी रिसाइकलिंग होती है, इसीलिए आपको रैंकिंग में नहीं दिखेगा। तो ये एक समस्या हमारे यहाँ पे है। दुनिया की 20 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि लगभग 70% प्लास्टिक दुनिया का जनरेट करती हैं, और इंडिया उसमें से फिलहाल अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड लीडर है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्लास्टिक पोल्यूशन? देखिए यार, वैसे तो इंडिया में सिंगल प्लास्टिक यूज बैन हो चुकी है ना, लेकिन हमारे देश में दिक्कत यही है, पेपर्स पे सब कुछ होता है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता है ना। अभी भी धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक धड़ल्ले से बिकती है, चाहे गांव में चले जाओ चाहे शहर में चले जाओ। तो उस कानून का ऐसा कोई फायदा नहीं है, किसी को आज तक 5 रुपए का फाइन नहीं हुआ है सिंगल प्लास्टिक बेचने के चक्कर में। जो फैक्ट्रियां पहले से चल रही थी, जो सिंगल प्लास्टिक बनाती थी, आज भी धड़ल्ले से बना रही हैं। तो उन फैक्ट्री को बंद कर दीजिए भाई, प्रोडक्शन अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन वो सब हमारे यहाँ पे चलता नहीं है, कागजों के ऊपर हम लोग बेसिकली वो सब चीज़ें करते हैं। और ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि देखिए, क्लाइमेट चेंज को लेके तो हमारे पास कन्वेंशन है ना, यूनाइटेड नेशन वाली कन्वेंशन, UNFCCC वगैरह हमारे पास है। बायोडाइवर्सिटी को लेके भी हमारे पास कन्वेंशन है, CVD वगैरह हम बात करते हैं। प्लास्टिक को लेके अभी तक हमारे पास कोई लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है। 2022 में सबसे पहली बार ये आइडिया दिमाग में आया कि प्लास्टिक एक्चुअली क्लाइमेट चेंज से बड़ी तो नहीं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से कम भी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। 2050 तक ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड ओशंस में देयर वुड बी मोर प्लास्टिक देन ऑल मरीन लाइफ कंबाइंड, ऐसा माना जाता है। आज आपको माउंट एवरेस्ट के टॉप से लेके जो डीप मरियाना ट्रेंच है वहां तक आपको प्लास्टिक देखने को मिलती है, हर जगह प्लास्टिक। एक प्रेग्नेंट वीमेन के ओवरी के अंदर आपको माइक्रो प्लास्टिक नजर आती है, हमारी ब्लड सेल्स के अंदर आपको माइक्रो प्लास्टिक्स नजर आती है। तो इतनी बड़ी समस्या ये प्लास्टिक हो चुकी है, तो उसके लिए एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी हमारे पास होनी चाहिए, और हो सकता है इस साल के एंड तक या अगले साल तक ऐसी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी क्लाइमेट चेंज के लिए हो सकती है। और जब ये होगा ना, तब एक्चुअली कुछ ग्राउंड पे स्टेप लिए जाएंगे। तब तक तो बस कानून कागजों में होता है, रियल में नहीं होता है। एनीवेज, एग्री श्योर फंड, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एक फंड लॉन्च किया है, एग्री श्योर फंड। क्या है बेसिकली ये? देखिए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की हर सरकार अपने अपने लेवल पे जो है वो कोशिश करती है। कभी कभी इंप्रूवमेंट नज़र आती है, कभी कभी नहीं भी आती है, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो इंडिया में 50% से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर है ना, वो एक्चुअली रेन फेड है। वहाँ पे इरिगेशन है ही नहीं, वो लोग तो बस आसमान की तरफ देखते हैं और पानी बरसने का वेट करते हैं। पानी बरसा तो सिंचाई हो जाएगी, नहीं बरसेगा तो फसल सूख जाएगी। 21st सेंचुरी में भी आज इंडिया की एग्रीकल्चर यहाँ तक है। तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की, फार्मर्स को इनकम को इम्प्रूव करने की सरकार अलग अलग लेवल पे कोशिश करती रहती है, कभी चाहे वो सब्सिडी के थ्रू हो या किसी और चीज़ के थ्रू हो। उसी मतलब सीरीज में एक और स्टेप हम लोगों ने लिया है, एग्री श्योर। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग? एग्रीकल्चर फील्ड में जो नए नए स्टार्टअप्स होंगे, ऐसे स्टार्टअप जो रूरल एरियाज में जाके, गांव में जाके कुछ एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ हाई रिस्क बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर मतलब जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, वहाँ पे कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, सरकार कहते हैं कि हम उनको पैसा देंगे, उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज भी देंगे। तो 750 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए अलग से निकाले हैं। हालांकि ये और ऊपर भी जा सकता है, और इसके लिए सरकार क्या करने वाली है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो के थ्रू यहाँ से पैसा आ सकता है। मतलब ऐसे तो ये इकोनॉमी की टर्म है, थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बेसिकली सेबी कंट्रोल करती है, मतलब रेगुलेट करती है, और ये ऐसा फंड होता है जिससे रिटर्न आपको ज़्यादा मिलता है। तो ये हाई रिस्क फंड होते हैं। जैसे मान लो मेरे जैसा आदमी के पास मान लो 10,000 रुपये हैं, अगर मैं शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूँगा जहाँ से मुझे सेफ इन्वेस्टमेंट हो, थोड़ा रिटर्न आए, चल जाएगा, मेरा पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, ये बड़े फंड होते हैं, ये करोड़ों रुपए में इन्वेस्ट करते हैं, और ये ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, 30-40% तक चला जाता है। उसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। तो ये फंड बेसिकली ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ रिस्क ज़्यादा हो लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा हो। अब सोचिए, आपकी एक छोटी सी कंपनी है, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती है, गाँव में काम करती है, इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ना, वो इस एग्री श्योर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, और ऊपर से सरकार भी पैसा दे रही है ना, तो कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पैसा डाला गया है। नाबार्ड और सेबी मिलकर इसके अंदर में काम करेंगे, और नाबार्ड ये जो लिमिटेड है इट वुड बी कम्प्लीटली ओन्ड बाय द नाबार्ड। कुछ 85 स्टार्टअप्स को भी एनालिस्ट किया गया है जो यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो बेसिकली वही है, इसमें कैपिटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, स्किल जनरेट होगा, और जो रूरल अर्बन जो माइग्रेशन होता है वो भी कम हो जाएगा, है ना। गांव के बच्चे गांव में रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, वो सब करके। तो इस वजह से ये डाला गया है ना। अच्छा आर्टिकल है, मतलब मेंस के पर्सपेक्टिव से मुझे थोड़ा ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट लगा। प्रीलिम्स में तो थोड़ा एक आधा पॉइंट बस आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो, नाबार्ड वगैरह की न्यूज़ जो है वो कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ज़रा, छोटी सी पिक्चर है। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ना इसके ऊपर, ये एक्चुअली एक स्पाइडर है, ठीक है। अजीब सा लगता है लेकिन एक्चुअली ये है स्पाइडर, और इस स्पाइडर को कहा जाता है बर्ड डंग क्रैब या फिर बर्ड ड्रॉपिंग क्रैब, क्योंकि दिखने में ऐसा लगता है जैसे किसी पक्षी ने डंग यानी उसने ड्रॉपिंग यानी उसकी पोटी कर रखी हो, दिखने में ऐसा लगता है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा हुआ है। यूनिक क्यों है ये? क्योंकि इंडिया में ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। इससे पहले मलेशिया वगैरह में, इंडोनेशिया वगैरह में इसको ऑब्जर्व किया गया था। पहली बार आसाम के जो सोनापुर में है इसको ऑब्जर्व किया गया है, इन चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। लास्ट टाइम जब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 1921 के अंदर आई थी, अब तो फाइनली इसकी पिक्चर क्लिक कर ली गई है। 13.14 mm की इसकी लेंथ होती है, और यह घंटों भर हिलता भी नहीं है, मोशनलेस पड़ा रहता है, टेंशन लेता ही नहीं है, ठीक है। जब बारिश होती है थोड़ा बहुत हिलता है, अदरवाइज पड़ा रहता है मोशनलेस, इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था। आप देखो, अगर आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स याद कर सकते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं टू बी ऑनेस्ट ना स्टूडेंट्स को ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ कि हर स्पीसीज़ की करेक्टरिस्टिक्स आप याद करो। अगर कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उस तरह की चीज़ें आती हैं, बहुत सीरियस है, तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली इतने सारे स्पीसीज़ की इतनी सारी करेक्टरिस्टिक्स याद रखना एक्चुअली पॉसिबल होता नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर वो एग्जाम में जाके थोड़ी टेंशन हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप उसके बारे में बेसिक 2-3 इन्फॉर्मेशन याद करो, वहाँ से आपसे आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कई बार क्वेश्चन इतना इजी भी आता है कि दे आर गोइंग टू गिव यू अ नेम ऑफ अ स्पीसी, और फिर पूछेंगे वो क्या है, ये इंसेक्ट है, ये स्पाइडर है, ये बर्ड है, ये एनिमल है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ऐसे सवाल भी आते हैं। तो वो हैंडल यहाँ से आराम से हो जाते हैं आपके। तो इट्स बेटर कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाएं, सरफेस लेवल की इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए आपके काम आ सकती है, राइट। और ये जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कंटेंट है ये हम लोग सैटरडे को करते हैं। हमारा करंट अफेयर की क्लास होती है सैटरडे को, आज फ्राइडे है तो कल क्लास होगी, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का पूरा वीकली करंट अफेयर मैं आपको कवर करवाता हूँ। मेंस वाले जो टॉपिक हैं उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है वो की जाती है, इन डेप्थ एनालिसिस। प्रीलिम्स वाले टॉपिक को भी ठीक ठाक से डिस्कस किया जाता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ द नागालैंड, NSCN, यू नो वेरी वेल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्पेशली नागालैंड में कई सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, और ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं इनका एक ही पर्पज़ है कि अपने लिए जो नागालीम है, ग्रेटर नागा, उसको एस्टेब्लिश करना है। तो इनका ये कहना है कि जो भी नागा लोग रहते हैं, नागा ट्राइब्स, नागा कोई एक ट्राइब नहीं है, ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है, जिनमें से मोस्टली नागालैंड में रहते हैं, कुछ मणिपुर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश इधर भी रहते हैं। तो उनका कहना है कि हम लोग इन सबको मिला के एक स्टेट बनाएंगे, नागालैंड। पहले तो देवर डिमांडिंग अ सेपरेट कंट्री ऑल्सो, हालांकि वो डिमांड अभी थोड़ी कम हो गई है। तो ये जो NSCN ग्रुप है ये 1980s में बनाया गया था, बेसिकली बाय मिस्टर आइजैक चिसुसू और थिंगलेंग मुआ एंड SS खापलांग, ये बनाया गया था, जिसे शिलोंग अकॉर्ड के अंदर भी कहा जाता है। बाद में क्या हुआ, इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे थे जो बहुत वायलेंट थे, कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़े से मॉडरेट टाइप के थे। तो उन्होंने कहा भैया हम लोग सरकार के साथ बातचीत करेंगे। तो हुआ ये, इनके बीच में आपस में दिक्कत हो गई, और 1988 के अंदर ये जो ग्रुप है दो हिस्सों में बंट गया। एक को कहा जाता है NSCN के मतलब खापलांग, और एक को कहा जाता है NSCN IM का आइजैक एंड मीवा, दो ग्रुप बन गए। इनमें से जो आइजैक मीवा वाला ग्रुप है, ठीक है, और जो खापलांग वाला ग्रुप है, दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट रहती है। इसमें से जो एक ग्रुप है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ये खापलांग वाला ग्रुप, ठीक है, खापलांग वाला ग्रुप जो उतना ज़्यादा वायलेंट नहीं है। जो आइजैक मीवा वाला ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है।
तो खापलांग वाले ग्रुप ने इंडियन ग्रुप के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ बेसिकली एक पीस अग्रीमेंट किया, और ये अग्रीमेंट हर 2-3 साल के बाद हम लोग रिन्यू करते रहते हैं, और इस बार भी बेसिकली इसी अग्रीमेंट को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पीस अग्रीमेंट है बेसिकली ये। बाकी जो आइजैक म्यूआ वाला ग्रुप है वो काफ़ी एक्टिव है आज भी, और टाइम टू टाइम वायलेंट एक्टिविटी भी करता रहता है, लेकिन इनको पैसा कहाँ से आता है? ड्रग ट्रैफिकिंग से, एक्सटोर्शन से, या फिर चाइना या पाकिस्तान वो भी इनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ से पैसा आता है। 1971 तक अमेरिका भी इनको सपोर्ट किया करता था, और जो म्यांमार के अंदर इंसर्जेंट ग्रुप हैं वो भी किया करते थे। बाद में सरकार ने थोड़ा सा मामला जब टाइट किया तो चीज़ें थोड़ी सी कम हुई। आज अमेरिका सपोर्ट नहीं करता है इनको, म्यांमार भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। इवन 2019 के अंदर म्यांमार के साथ हम लोगों ने एक जॉइंट ऑपरेशन भी किया था, जिसमें जो इनके टेररिस्ट थे या जो सेपरेटिस्ट थे उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की थी, और वो सब चीज़ें यहाँ पे हुई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा सा इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो बाकी तो इसमें कुछ था नहीं, आई थिंक हम लोगों ने सब चीज़ें कर ही ली हैं। बाकी अगर आपको सैटरडे वाली क्लास ज्वाइन करनी है तो ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको मैसेज करके कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।